हेलो एवरीवन। आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 4 का नाम क्या है? नाम है अपना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। वहां पे हमने उसमें क्या पढ़ा था? फर्स्ट में हमने पढ़ा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड में हमने पढ़ा कंसिडरेशन, थर्ड में हमने पढ़ा अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, और फोर्थ एसेंशियल वाला पार्ट हमारा 3 यूनिट तक पूरा हो जाता है। अब फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किस तरह से करना है, कौन उसको परफॉर्म करेगा, वो कैसे परफॉर्म होगा, और परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बेसिकली यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी ऑब्लिगेशन हर बंदे ने डाली थी कि आप ये काम करोगे, मैं ये काम करूंगा, जब वो ऑब्लिगेशंस वो ड्यूटीज पूरी हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। पार्टी शुड परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं। तो परफॉर्म मतलब जिसकी जो ड्यूटीज थी उन्होंने वो ड्यूटीज पूरी कर दी हैं, या फिर उन्होंने ड्यूटी पूरी करने का सामने वाले को ऑफर दे दिया है। जैसे मेरे को 100 चेयर बनाने का ऑर्डर आया, ओके, तो मुझे 100 चेयर बना के अपनी परफॉर्मेंस सामने वाले को देनी है। पहली बात, या तो मैंने उसको चेयर डिलीवर कर दी बना के, दूसरा मैंने उसको ऑफर कर दिया। ऑफर कैसे कि आपकी चेयर तैयार पड़ी है, आप उठा लीजिए। मतलब मैंने उसको ऑफर कर दिया कि मेरी ओर से परफॉर्मेंस हो गई है, अब आपके हैंड पे पेंडिंग है, अब आप उसको पूरा कर सकते हो। तो या तो परफॉर्म करूं या ऑफर टू परफॉर्म करूं। अब परफॉर्मेंस हमारी 2 तरह की होती है, पहली हमारी एक्चुअल, दूसरी हमारी अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस वो वेयर पार्टीज हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू, मतलब जब पर्सन ने वो काम कर दिया हो जो उसने करने के लिए अंडरटेक किया था, मतलब जो उसने एग्री किया था कि मैं ये काम करूंगा और उसने वो काम कर दिया हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखो क्या होता है, व्हेन वन पर्सन offer to perform but other person refused to accept the performance is called as offer to perform। offer to perform बोल लो, attempted performance बोलो, एक ही बात है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जब एक पर्सन सामने वाले को अपनी परफॉर्मेंस के लिए बता देगा कि मेरी ओर से परफॉर्मेंस हो गई है, इट मींस वो सामने वाले को ऑफर कर रहा है, और सामने वाला उसको रिजेक्ट कर दे तो उसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड क्या होता है? कोशिश करना, ठीक है। जब एक पार्टी कोशिश करे अपनी परफॉर्मेंस पूरी करने की, बट सामने वाला पर्सन उसको रिफ्यूज कर दे, उसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। बट सर परफॉर्मेंस में क्यों आएगी? वो इसीलिए आया कि परफॉर्मेंस में हम पढ़ रहे हैं या दोनों पार्टीज पूरी कर दे अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, या एक पार्टी पूरी कर दे। यहाँ पे एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रही है, इसीलिए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मैंने आपको अटेम्प्टेड क्या बताया, रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, कि जब एक पर्सन सामने वाले को परफॉर्मेंस के लिए बोलता है और सामने वाला उसको रिफ्यूज कर देता है, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए जिस पर्सन का नुकसान हुआ है वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। जैसे मैंने 100 चेयर बना दी सामने वाले के कहने से, अब मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि आपकी 100 चेयर तैयार पड़ी हैं, आप उठा सकते हो, बट सामने वाला मना कर गया, तो मेरे पास राइट है कि मैं सामने वाले से डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता हूं। बट 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला अनकंडीशनल, मतलब जब मैंने सामने वाले को ऑफर किया हो तो कोई भी कंडीशन मैंने उसको इम्पोज ना लगाई हो, ऐसी कंडीशन जिससे कि वो रिफ्यूज करे। जैसे लेट से मैंने उसको बोला था कि मैं एक चेयर 1000 रुपए में बनाऊंगा, ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट। बट जब मैं परफॉर्मेंस देने लगा तो मैंने बोला कि मैं तो 1200 लूंगा हर चेयर की, कॉस्ट ज्यादा लग गई, तो मैंने कंडीशन लगा दी, तो सामने वाले के पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है। तो वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एट प्रॉपर प्लेस। अब आप एक चीज बताओ, 10 दिन में परफॉर्मेंस देने का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं 15वें दिन दे रहा हूं, तो क्या सामने वाला पागल थोड़ी उसको एक्सेप्ट करेगा? जब 5 दिन डिले करा मैंने तब सोचना चाहिए था। तो इसलिए वैलिड टाइम पे देना है, प्रॉपर प्लेस पे देना है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द बोर्ड। अब क्या बात है, मैंने उसको बॉक्स में पैक करके कोई सामान दे रहा हूं और वो चाह रहा है एग्जामिन करना, बट मैं रिफ्यूज कर रहा हूं कि नहीं भाई मैं आपको ना एग्जामिन नहीं करने दूंगा इसको, ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, मैं सामान ले रहा हूं और कोई पर्सन मुझे एग्जामिन नहीं करने दे रहा उस चीज को, तो मैं क्यों लूंगा उसकी परफॉर्मेंस? वो चीज मैं लूंगा ही नहीं। तो इसीलिए मुझे उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एग्जामिन कर सके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर अ होल ऑब्लिगेशन। होल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? जैसे मैंने 1000 चेयर बनाने का ऑर्डर लिया था, बट मैंने 500 चेयर बना के मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ऑर्डर ले सकते हो, तो ऑर्डर कितने का आया था? 1000 का, तो मुझे 1000 ही बना के देनी है, अदरवाइज सामने वाला रिजेक्ट कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 100 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया, तो मैंने उसको सिर्फ 50 किलो बना के दे दिए, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब अगर मुझे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए डैमेजेस क्लेम करने हैं तो चारों कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है बाय हुम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। किसके द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? या तो प्रोमाइजर हिमसेल्फ, मतलब जिसको बोला गया हो वो खुद करे, या उसका एजेंट के थ्रू करवाए। अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वो परफॉर्मेंस करेगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का था तो फिर एलआर परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
अगर वो पर्सनल स्किल्स का नहीं था तो एलआर परफॉर्म करने के लिए लाइबल है। जैसे मैंने मिस्टर ए को पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया, बट मीन वाले उसकी डेथ हो गई, तो पेंटिंग क्या है, पर्सनल स्किल है, तो इसकी ऑब्लिगेशन उसके एलआर के ऊपर नहीं जाएगी। नेक्स्ट है बाय एनी थर्ड पर्सन, मतलब कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है मेरे बिहाफ पे, बट एक बार अगर उसने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो दोबारा से वो मुझसे परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। बाय जॉइंट प्रोमाइजर, मतलब ए एंड बी ने सी को कोई वादा किया है कि हम आपको परफॉर्मेंस देंगे, तो ए और बी में से कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर दोनों भी कर सकते हैं, तो ये तो बाय होम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन का क्या मतलब है और असाइनमेंट का क्या मतलब है। सक्सेशन क्या होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब जब वो फादर के डेथ के बाद उसकी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ जाए, उसके लीगल हायर की तरफ आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम सक्सेशन। मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है ये, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सारे एसेट्स लायबिलिटीज आती हैं। एलआर लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, बट ये चीज आप ध्यान देना कि एलआर की लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक रहेगी जितने अमाउंट की एसेट उसको उसके फादर से मिली है। लेट्स से जो एसेट्स आई थी वो आई थी 10,000 रुपए की, और जो लायबिलिटी थी वो थी 15,000 रुपए की, तो एलआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक रहेगी, उसके बाद 1 रुपए के लिए भी नहीं रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ओके। उसके बाद असाइनमेंट, विलफुली ट्रांसफर ऑफ आवर ओन राइट, मतलब मुझे कोई एसेट कहीं से मिलनी है और मैं अपनी मर्जी से वो राइट किसी और को ट्रांसफर कर दूं, उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट। और इसमें आप लोग ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एसेट ट्रांसफर हो सकती है, लायबिलिटी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, या फिर ऐसा राइट जो मुझे पर्सनल कंसिडरेशन से मिलना है वो भी मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेट्स से मुझे किसी को 10,000 रुपए देने हैं, मेरी लायबिलिटी हुई, तो वो मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मेरे बिहाफ पे वो पे करेगा, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे किसी से पैसा लेना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बिहाफ पे वो पैसा लेगा, ओके। उसके बाद और कोई पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, जैसे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, मुझे किसी से पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो मुझे वो परफॉर्मेंस देगा, डांस परफॉर्मेंस देगा, तो वो राइट मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना असाइनमेंट के केस में कि सिर्फ ऐसे ट्रांसफर होगी और पर्सनल कंसिडरेशन या पर्सनल स्किल्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमाइजर्स एंड जॉइंट प्रोमाइजी, जॉइंट प्रोमाइजर की क्या लायबिलिटी रहेगी और जॉइंट प्रोमाइजी की क्या लायबिलिटी रहेगी। If two or more person jointly made a promise to other person, then all the promisers will be liable. मतलब अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके किसी के साथ प्रॉमिस करे तो वो सभी के सभी परफॉर्मेंस करने के लिए लाइबल हो जाएंगे। अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उनके सर्वाइवर्स या एलआर मिलके सर्वाइवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमाइजर में भी कंपेल्ड टू परफॉर्म, जैसे ए बी सी ने डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो परफॉर्मेंस देंगे, तो डी यहाँ पे सी को भी बोल सकता है परफॉर्मेंस के लिए, बी को भी बोल सकता है और ए को भी बोल सकता है। ईच प्रोमाइजर में कंपेल द कंट्रीब्यूशन। अब एक बात सुनो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी है, इन तीनों को मिलकर 9 लाख रुपए डी को देने हैं। अब यहाँ पे 3-3 लाख बटा है, सबके डिस्ट्रीब्यूट हुए ना। अब मिस्टर ए ने अपनी जेब से 9 लाख रुपए पे कर दिए, तो मिस्टर ए के पास राइट है कि वो बी और सी से 3-3 लाख रुपए क्लेम कंपेल कर सकता है, ओके। उसके बाद लॉस शेयरिंग। लॉस शेयरिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो सी ने डिफॉल्ट कर दिया, सी को कितने पैसे देने थे 3 लाख रुपए, बट इसने क्या कर दिया डिफॉल्ट, तो जो 3 लाख का लॉस हुआ है वो बचे हुए पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। 1.5 कौन लेगा, ए, और 1.5 बी लेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ओरिजिनल ए की कितनी थी 3 लाख, और सी के लॉस के बाद कितनी हो गई 1.5 इक्वल टू 4.5, तो 4.5 होगी उसकी किसी भी पर्सन के डिफॉल्ट करने के बाद। अफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमाइजर। अब अगर थर्ड पार्टी ने, लेट्स से डी ने ये बोल दिया कि मैं सी से परफॉर्मेंस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ए एंड बी से लूंगा, तो सिंपली थर्ड पार्टी के रिलीज करने से इसकी लायबिलिटी अपने प्रोमाइजर के साथ खत्म नहीं होती है। ध्यान रखना इस चीज को, स्टिल ए और बी के लिए वो इक्वली लायबल रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से वो भी, ओके। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमाइजी। जॉइंट प्रोमाइजी कौन है, मतलब यहाँ पे ए है, ए ने बी एंड सी को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको परफॉर्मेंस दूंगा, तो ए कौन हुआ प्रोमाइजर, बी एंड सी कौन हुए प्रोमाइजी, राइट। तो जॉइंट प्रोमाइजी भी ए से क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। टाइम फॉर परफॉर्मेंस वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ना ही सामने वाले ने आर बताया हुआ कि कौन से आर को उसको परफॉर्म करना है, न उसने डे बताया हुआ, तो प्रोमाइजर को विद इन रीजनेबल टाइम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जहां पे टाइम तो स्पेसिफाइड है कि उस डेट को करना है,
बट उस डेट में सुबह करना है, शाम को करना है, कोई आर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द बिजनेस आर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। where promiser not willing to perform until the time date specified by the promisee। promiser क्या कह रहा है भाई, मैं नहीं दूंगा रीजनेबल पे, मैं नहीं दूंगा बिजनेस आर पे, जो उनसे टाइम पे वो बोलेगा उस टाइम पे मैं दूंगा। तो ये प्रोमाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोमाइजर को बताए कि कौन से डेट को चाहिए है, कौन से आर को चाहिए है और कौन से प्लेस पे उसको परफॉर्मेंस चाहिए है। प्रोमाइजी को अप्लाई करना पड़ेगा। प्लेस नॉट स्पेसिफाइड, प्रोमाइजर विलिंग टू परफॉर्म विदाउट स्पेसिफिकेशन। प्लेस नहीं पता मुझे और बिना स्पेसिफिकेशन के भी मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूं, मतलब मेरी अभी कोई रिक्वायरमेंट, ऊपर वाले में तो रिक्वायरमेंट थी, ये सामने वाला बताए, बट इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फिर भी परफॉर्म करूंगा चाहे वो बताए चाहे ना बताए। तो मुझे एक रीजनेबल प्लेस चूज करके अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद वे टाइम प्लेस डेटिंग एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड, जब सब कुछ स्पेसिफाइड हो, सब कुछ सॉर्टेड हो, तो स्पेसिफाइड मैनर में मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो ये था अपना कंसेप्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, क्या मतलब है इसका, देखो 8-10 पॉइंट है इसमें, वन बाय वन समझाता हूं आपको मैं। प्रोमाइजर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अनदर पर्सन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, जब तक सामने वाला पर्सन अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे देता या फिर देने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक मैं परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आया समझ में? जैसे सामने वाला कह रहा है कि मुझे 100 kg ऑफ राइस चाहिए, तो मैं 100 किलो चावल कब बेचूंगा उसे? या तो वो मुझे पैसे दे दे, या वो मुझे पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या वो मुझे एग्री कर ले कि मैं 10 दिन बाद आपको पेमेंट दूंगा, ठीक है। तो या तो वो रेडी हो जाए, पे कर दे मुझे पैसे, या वो विलिंग हो जाए। अगर मुझे विश्वास हो गया कि वो पैसे दे देगा तभी मैं प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, अदरवाइज मैं बाउंड नहीं हूं प्रॉमिस पूरा करने के लिए। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड है कि पहले वो काम होगा फिर ये काम होगा, तो उसी ऑर्डर में परफॉर्मेंस करवानी पड़ेगी। Liability of party preventing the event on which the contract is to take effect, अगर कोई पार्टी किसी को कोई काम करने से प्रिवेंट कर रही है, तो कोई भी पर्सन आइदर प्रोमाइजर उसको शो करके कंपनसेशन ले सकता है। जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में थे कि ए कुछ परफॉर्मेंस देगा बी को, अब कोई सी पर्सन है वो ए को प्रिवेंट कर रहा है प्रॉमिस पूरा करने से, तो यहां पे ए को जो नुकसान हुआ है, बी को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए वो सी को शो कर सकते हैं। अफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड था कि पहले ये काम होना है और दूसरे में वो काम होना है, तो उसी ऑर्डर में परफॉर्मेंस होना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। और अगर पहले वाला परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो दूसरे वाला परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। अफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम वेयर द टाइम इज एसेंशियल, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब जो टाइम बताया था उसमें मैंने परफॉर्म नहीं किया और टाइम नेसेसरी था, मतलब टाइम बहुत जरूरी था टाइम पे परफॉर्मेंस आना, तो एग्रीड पार्टी के एंगल से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा और वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हलवाई है मिस्टर ए, तो यहाँ पे है बी, बी के लड़के की शादी है, सन्स मैरिज कब की है, लेट्स से 10 अप्रैल 24। ओके, अब यहां पे बी ने इसको 1000 किलो मिठाई बनाने के लिए बोला। ओके, तो ए को 10 तारीख से पहले मिठाई बना के देनी है उसे, बट उसने दी कब, 12 तारीख को। डज इट मेक एनी सेंस? डेफिनेटली नो। ठीक है, काम क्या आएगी, फिर शादी हो चुकी है। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा ए के एंगल से कैंसिल हो जाएगा, मतलब वॉइडेबल माना जाएगा। मतलब ए के पास राइट है कि वो बी की परफॉर्मेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि टाइम जरूरी था और टाइम पे उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। टाइम एसेंशियल ना हो, मतलब टाइम जरूरी नहीं है, मतलब ना ही बी ए ने ए को बताया बी ने कि कब परफॉर्मेंस देनी है आपको, तो लेट परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा और ए के पास कैंसिल करने का राइट नहीं आएगा। बट लेट होने की वजह से जो भी उसका लॉस हुआ है कोई छोटा मोटा, तो वो कंपनसेट सामने वाले से ले सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, 10 तारीख का बोला हुआ था कि परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, 15 को परफॉर्मेंस देने आया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट जो इन 5 दिनों का लॉस हुआ है वो मैं सामने वाले से क्लेम कर सकता हूं। जैसे ए और बी है, ठीक है, अब ये
सप्लायर है इसका, मतलब बी माल सप्लाई करता है किसको, ए को। ए ने बोला था कि भाई 10 तारीख को गुड्स आ जाने चाहिए वरना मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे मार्केट से हैवी रेट से परचेज करना पड़ेगा। अब बी ने गुड्स सप्लाई किए, कब किए, पर वो किए 12 तारीख को, 2 दिन लेट, जिसकी वजह से ए का लॉस कितना हो गया, 500 रुपए का। तो 500 रुपए वो बी से रिकवर कर सकता है। बट जब वो एक्सेप्ट कर रहा है परफॉर्मेंस 12 तारीख को, उस टाइम पे ए ने बी को बता दिया हो कि मेरा इतना लॉस हुआ है, अगर लॉस देगा तो मैं परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। कि अगर मान लो लेट परफॉर्मेंस हम एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे सामने वाले पर्सन को बता देना है कि डिले की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है और इसका कंपनसेट आपको करना पड़ेगा, तभी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है, यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं। अब 2 तरह की इम्पॉसिबिलिटी हमारी होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है, जिस चांद को तोड़ के लाऊंगा मुझे 10 लाख रुपए दो, डज इट मेक एनी सेंस, नो, क्योंकि वो इम्पॉसिबल एक्ट है और शुरू से ही पता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। इफ नोन टू द पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता है ये बात, तो वॉइड। इफ अननोन टू द पार्टीज, जैसे मेरे पास एक हॉर्स था, आई हैव एन हॉर्स एंड आई हैव मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल दैट हॉर्स, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द हॉर्स वाज डेड, बट उसकी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, ना ही सामने वाले को है, तो दोनों पार्टीज को ही नहीं पता, तो ये भी वॉइड माना जाएगा। सिर्फ मुझे पता है कि मेरा हॉर्स की डेथ हो चुकी है, बट मैं सामने वाले को नहीं बता रहा जानबूझ के, तो एक पार्टी को पता है और एक पार्टी दूसरे को नहीं बता रहा जानबूझ के, तो जितना भी सामने वाले को नुकसान होगा उसकी वजह से वो सारा वो बियर करेगा। सब्सिक्वेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद कोई इंपॉसिबिलिटी अराइज हुई हो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इनिशियली तो वो वैलिड था बट बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से वो वॉइड हो गया, तो इसीलिए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर टॉपिक। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग दैट आर लीगल एंड अदर सम थिंग्स आर इलीगल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ चीज हमारी इलीगल है, कुछ चीज हमारी इलीगल है, तो लीगल वाली वैलिड, इलीगल वाली वॉइड। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, जैसे एक केस ले लेते हैं इसमें हम कि मैंने 100 kg ड्रग परचेज किया, उसमें से 50 kg मेडिसिनल पर्पज से एंड 50 kg अब मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज से, मतलब इलीगल तरीके से, तो ये वाली हमारी वैलिड और ये वाली हमारी वॉइड, बस। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट सामने वाले से आती है तो मैं किस तरह से उसको एप्रोप्रिएट करूंगा, किस तरह से मैं उसको एडजस्ट करूंगा। वेयर एवरीथिंग इज इंडिकेटेड, या तो सामने वाले ने बता दिया हो या मेरे पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि मुझे पता चल रहा हो कि मुझे कहां पे एडजस्ट करना है, तो मुझे अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जहां पे इंडिकेटेड ना हो और ना ही कोई सर्कमस्टांसेस हो तो मैं अपनी मर्जी से उसको कहीं भी अप्लाई कर सकता हूं, चाहे टाइम बार डेट पे चाहे विदाउट टाइम बार डेट पे। दिसंबर 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 ही था। और बट कोई डिस्प्यूटेड डेट है उसके ऊपर मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। जब भी कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही हो, ना ही सामने वाली बता रही और ना ही प्रोमाइजर उसको एक्सेप्ट या अप्रोप्रिएट करना चाह रहा, तो ये प्रोविजन हमारे अप्लाई होगा। क्या, इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, कि जो सबसे पहला है वो पहले एडजस्ट करो, जो बाद वाला है उसको बाद में एडजस्ट करो, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, चाहे टाइम बार्ड हो चाहे टाइम बार्ड ना हो, पर डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इफ द डेट आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, अगर एक ही डेट पे कई सारे डेट्स हो, तो मैंने आपको ये बोला है ना कि पहले वाला पहले बाद वाला बाद में, पर पहले वाले डेट पे 4 डेट्स हैं तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा वेयर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट इज इंडिकेटेड, नॉट इंडिकेटेड एंड नाइदर पार्टी से समथिंग। Okay, after that contract which need not to be performed with the consent of both the parties, दोनों पार्टीज के कंसेंट से मुझे परफॉर्मेंस करने की नीड ही ना पड़े। ऐसे कौन से केसेस हैं, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेस्किशन। नोवेशन क्या होता है, ओल्ड कैंसिल और उसकी जगह पे न्यू एमर्ज कर देना, मतलब न्यू बना देना। सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन,
ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द डिफरेंट पार्टनर। सेम पार्टीज में भी हो सकता है, वो डिफरेंट पार्टीज में भी हो सकता है। और म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम पुराने वाला कैंसिल कर सकते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम नया वाला बना सकते हैं। ये तो नो विषय। रेस्किशन, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज नो नीड टू परफॉर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो गया और उसकी जगह पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। डिस्चार्ज में म्यूचुअल, और हम म्यूचुअल एग्रीमेंट से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऑल्टरेशन क्या है? जब सेम पार्टीज के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो, विल कॉल्ड एज अल्टरेशन। पार्टीज एग्री टू ऑल्टरेट बिटवीन द सेम पार्टीज एंड चेंज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। ऑल्टर करती हैं टर्म्स एंड कंडीशन में बिटवीन द सेम पार्टीज। बस ये है नोवेशन, रेस्किशन एंड अल्टरेशन। बाय वेवर और बाय रेमिशन भी हो सकता है, मतलब मैं माफ कर दूं कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। देखो वेवर क्या होता है? 100% माफ कर देना। रेमिशन क्या होता है? कुछ पार्ट माफ कर देना। जैसे मुझे 10 लाख का किसी से पैसा मिलना था, मैं कह रहा हूं भाई अब 10 लाख मत दो, आप मुझे 8 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए मैंने उसको डेट माफ कर दिया, तो मैंने क्या किया? रेमिशन। और अगर पूरा का पूरा माफ कर दिया तो वो हुआ हमारा रेमिशन। ओके। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उसमें मुझे कोई बेनिफिट मिला था तो वो मुझे सामने वाले को रिस्टोर करना पड़ेगा। जैसे अब मुझे लेट्स से मैंने क्वेश्चन अप्लाई करके किसी से एग्रीमेंट कर लिया। ओके। अब क्वेश्चन में जो मुझे एग्रीमेंट से बेनिफिट मिला है वो मुझे वापस देना पड़ेगा। क्यों? कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड अंडर वॉइड एग्रीमेंट, मतलब वॉइड एग्रीमेंट हो गया हो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, तो कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी पैसा, मनी या बेनिफिट उसको मिला हो तो उसको वापस देना पड़ेगा। देन अफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस, अफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमाइसी तो फॉर द रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। इसके एग्जांपल में लेके बताता हूं आपको। अब मैंने एक कारपेंटर को हायर किया क्योंकि मुझे अपने घर में अलमीराज बनवानी थी। अब कारपेंटर ने बता दिया मुझे कि आपको ये रो मटेरियल लाना है, ये रो मटेरियल ले आना और आके मैं सारा का सारा फर्नीचर आपका बना दूंगा जो भी आपने बोला है मुझे। हमारी डेट सेट हुई कि 5/4 को हम काम करना शुरू कर देंगे और सारा रो मटेरियल आप मुझे दे देना। बट 5/4 को जब वो मेरे घर पे आया, मैंने उसको रो मटेरियल ला के ही नहीं दिया, तो क्या सामने वाला बाउंड है कि वो परफॉर्मेंस कर सकता है? डेफिनेटली नो, बिग नो। ओके। क्यों? क्योंकि मैंने उसको वो फैसिलिटी नहीं दी जो फैसिलिटी उसको चाहिए थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है? हाउ? सबसे पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आइदर एक्चुअल और आइदर अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड मैं आपको ऊपर बता चुका हूं क्या होती है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में समझौता कर सके डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होना था, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो इससे, कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था अब वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन या डिक्लेरेशन ऑफ एनी वॉर। तो कोई भी हमारे सिचुएशंस हो जाए तो इन सिचुएशन से इम्पॉसिबल एक्ट हो गया तो हमें कोई भी परफॉर्मेंस करने की नीड नहीं है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मैंने परफॉर्मेंस नहीं की तो टाइम लैप्स होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ ने वो चीज इलीगल बता दी। जैसे गुजरात में शराब बैन है, तो पहले जब वैलिड थी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट सडनली एक लॉ आ गया, लॉ में चेंज हो गया कि शराब वहां पे बैन हो गई है, तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज करना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ दी तो भी हमारा उस मोड से अपना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज मर्जर ऑफ राइट्स। बात सुनो क्या है, एक इंफीरियर राइट है और एक सुपीरियर राइट है। अब इंफीरियर राइट सुपीरियर में मर्ज हो गया तो इंफीरियर को पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन, पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की नीड नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले लें। जैसे एक टेनेंट था मिस्टर एक्स, वो मिस्टर वाई के घर में रहता था किराए पे। अब मिस्टर वाई ने वो हाउस एक्स को सोल्ड कर दिया। अब पहले टेनेंट था, अब एक्स क्या हो गया? ओनर। मतलब पहले उनका रेंट एग्रीमेंट बना होगा, अब ओनरशिप आ गई तो क्या वो रेंट एग्रीमेंट पूरा करेगा? सर क्यों करेगा पूरा? इसलिए तो मतलब दो राइट अब क्या हो गए? मर्ज हो गए, तो पुराने वाला राइट उसको पूरा करने की नीड नहीं है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4